नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गर्मी का मौसम और आम का सीज़न, क्या ही कॉम्बिनेशन है नहीं। इस सीज़न का मज़ा तो उठा रहे हो ना। चलिए फिर आराम से कूलर, एसी जो भी है लगा लीजिए और बैठ जाइए, क्योंकि मैं तो आपको फिर से एक अनकही अनसुनी कहानी सुनाने इतिहास नगरी लेकर जाने वाली हूँ। तो चलिए, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ दी वंडरस नारी में। अगर आप इस पॉडकास्ट पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस पॉडकास्ट के ज़रिए बेमिसाल, फियरलेस और अद्भुत नारियों की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दी वंडरस नारी का चौथा एपिसोड, मेरे यानी आपके अपनी अदिति के साथ। एक काम करते, आज के इस एपिसोड की शुरुआत भी हम एक सवाल से करते हैं। मुझे बताइए, आप जब जाते हैं कहीं घूमने अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या अपने के साथ, तो एन्जॉयमेंट तो बढ़िया ही हो जाती होगी नहीं। लेकिन वहाँ से जब आप वापस आते हैं, आने के बाद वो कौन सी चीज़ है जो आप हमेशा संभाल के रखते हैं। या दूसरा उदाहरण, आप जब छोटे बच्चे थे तब उस समय के सभी यादों को आज भी हमारे माँ बाप बड़े ही ताजगी से सुनाते हैं, है ना। पर इन बीते लम्हों को कैद करके कौन रखता है। आजकल तो वो हर कहानी में है, हर शादी में दिखेगा, हर प्रोग्राम में उसका होना उतना ही ज़रूरी है जितना उस प्रोग्राम में खाने का होना। सोचिए ज़रा। हाँ, वैसे आप में से कुछ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और अगर नहीं तो मैं ही बता देती हूँ, वो खुशियों को कैद करके रखने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा कैमरा होता है। और वो जिसके हाथों में होता है, उस इंसान की कला निश्चित करती है कि आपके बिताए पल कैद किए जाए या नहीं। आज की हमारी कहानी इन्हीं सभी पहलू पर आधारित है। कैमरा और उसका सही इस्तेमाल करने वाले हाथ, यानी उसका साथी। क्या आप जानते हैं भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार यानी ही फर्स्ट वुमेन फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? हम में से शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। टाल्डा 13 के नाम से प्रसिद्ध रहने वाली, ब्रिटिश राज से लेकर भारत स्वतंत्र होने तक सभी पलों को कैद करके रखने का काम इस वंडरस नारी ने किया है, जिसका नाम है होमई वायरावाला। जी हाँ, आइए जानते हैं भारत की पहली फोटो जर्नलिस्ट होमई वायरावाला की बेमिसाल कहानी। होमई वायरावाला का जन्म 9 दिसंबर 1913 को गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। वायरावाला ने अपने शुरुआती साल सूरत के पास वायरा नामक गांव में बिताया और उनका आधा बचपन अपने पिता की ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए बीत गया। बॉम्बे जाने के बाद होमई वायरावाला ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की। होमई एक मध्यम वर्गीय पारसी परिवार से थी, इसीलिए शिक्षा उनके लिए प्राथमिकता थी। तब उसकी कक्षा में केवल 6 और 7 लड़कियां थीं और मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने वाली 36 विद्यार्थियों में से वह अकेली थी। दोसा भाई और सुना भाई हाथीराम, यह दोनों होमई के माता पिता। वह दोनों शिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि होमई को अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाना है। उनके इस ध्येय की वजह से उन्होंने तारदेव के ग्रांट रोड हाई स्कूल में होमई का दाखिला करवाया। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कम होने के कारण होमई अक्सर स्कूल के लिए लंबी दूरी तय करती थी। मैट्रिक के बाद होमई ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखी। अर्थशास्त्र में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। यह उस दौर की बात है जब एक रेलवे स्टेशन पर होमई थी। पहली बार 1926 में मानेकशॉ वायरावाला से वह मिली, वह व्यक्ति जिसने उन्हें फोटोग्राफी की कला से परिचित करवाया, जिनके कार्यों में किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत थी। हालांकि होमई मुख्य रूप से फोटोग्राफी में कौशल्य हासिल करने के लिए मानेकशॉ पर निर्भर थी। उसने औपचारिक रूप से प्रशिक्षण भी लिया और डिग्री भी प्राप्त की। उसके साथ ही साथ जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में डिप्लोमा भी पूरा किया। दोनों ने शुरू में मानेकशॉ के रॉलीफ्लेक्स यह एक हाई एंड कैमरा था उस दौर का। वे दोनों प्रैक्टिस करते थे और अपने खुद की फिल्म विकसित करते थे। होमई ने 1941 में मानेकशॉ से शादी कर ली।
इस कहानी के रिसर्च के दौरान हमने एक इंटरव्यू खुद होमई का स्टडी किया। उसमें वह अपने पति मानेकशॉ वायरावाला कैसे उनका सहारा बने, कदम कदम पर कैसे उन्हें होमई को मोटिवेट किया, इस बारे में बड़े ही प्यार से बयां करते हुए नजर आई। जानकारी के लिए बता दें, मानेकशॉ जमशेद जी वायरावाला खुद टाइम्स ऑफ इंडिया के अकाउंटेंट और फोटोग्राफर थे। होमई ने फोटोग्राफी में अपना करियर मानेकशॉ के सहायक के रूप में शुरू किया, जो द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया और द बॉम्बे क्रॉनिकल्स के साथ काम कर रहे थे। वास्तव में उनके पहले से ही कुछ काम मानेकशॉ वायरावाला के नाम से प्रकाशित हुए थे, क्योंकि पेशेवर यानी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में महिलाओं के लिए पहचान की उस जमाने में कमी थी। होमई की शुरुआती कृतियाँ मुख्य रूप से बॉम्बे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर केंद्रित थी, जिनमें शहरी महिलाओं के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को शामिल किया गया था। उनका फेमस नाम डालडा 13 का भी एक रोचक किस्सा है। वह 13 नंबर को भाग्यशाली मानती है, जो कि वो 1913 में पैदा हुई थी और 13 साल की उम्र में वो अपने पति मानेकशॉ से मिली थी और उनके पास जो गाड़ी थी उसका नंबर भी DLD 13 था। तब से उन्हें लोग डालडा 13 के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारत होने से पहले ब्रिटिश राज में 100 से या उससे भी ज़्यादा अधिक पुरुषों के साथ खड़े होकर फोटो खींचना अपने आप में एक बहुत हिम्मत वाली बात होती है, क्योंकि उदाहरण के लिए देख लीजिए, आज भी हम में से मैं खुद किसी भी पब्लिक जगह पर जाऊँ, हम हिचकिचाते हैं फ़ोटो लेने से। हम 1-2 बार सोचते कि हाँ ले या ना ले। इस उदाहरण से आप ही सोचिए कि उस ज़माने में उस औरत में कितना बोल्डनेस और कितना निडरपना छुपा था। वह कहती है, शुरुआती में उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता था, उनका मजाक उड़ाता था। मर्दों के बीच कहाँ या मर्दों की दुनिया में कहाँ यहाँ अकेली कैमरा के साथ क्या करेगी, ऐसा कहते थे लोग। उस दौर में इतना बोल्डनेस शायद ही देखने को मिलता होगा। चलिए अब जानते हैं इस पहले भारतीय महिला फोटो जर्नलिस्ट ने कौन से ऐतिहासिक पलों को कैद किया था। 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए काम पर रखने के बाद वायरावाला दिल्ली चले गए थे। उस समय दिल्ली में काम करने वाली कुछ महिला फोटो जर्नलिस्ट में से एक होमई थी। होमई वायरावाला को अक्सर राजधानी में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। हमेशा एक सूती साड़ी में त्रुटिहीन कपड़े पहने, अपनी कंधे पर रोलीफ्लेक्स कैमरा लिए होमई वायरावाला का विनम्र और शालीन व्यक्तिमत्व हर महत्वपूर्ण घटना या समारोह में उपस्थित रह जाता था। वो हर ऐतिहासिक घटनाओं का डॉक्यूमेंटेशन करती थी और तो और प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्वों को अपने कैमरे में कैप्चर भी करती थी, जिनमें से चीन के पहले प्रधानमंत्री ज़ोउ एनलाई, वियतनामी नेता ची मिन, क्वीन एलिजाबेथ II और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी सब के फोटोज़ होमई लिया करती थी। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारत आने वाले मशहूर हस्तियों और व्यक्तियों की क्लियर क्लोजअप तस्वीरें होमई की स्पेशलिटी थी। हालांकि होमई का शौक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पकड़ने में ही था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह बेहद फोटोजेनिक समझती थी, एक ऐसा तथ्य जो सभी को पता है। होमई वायरावाला ने सबसे प्रमुख स्वतंत्रता नेताओं की तस्वीरें भी ली, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सबसे बड़ा अफसोस इस बात का था कि वह उस बैठक की तस्वीर लेने से चूक गईं जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। एक ऐसी महिला के लिए जो देश के हर सार्वजनिक कार्यक्रमों से इतनी करीब से जुड़ी हुई थी। होमई वायरावाला ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को अपने व्यक्तिगत जीवन पर हावी नहीं होने दिया। उनका निजी जीवन अपने सामाजिक जीवन से काफ़ी अलग था। उनके पति और वे कभी ज़्यादा बाहर नहीं गए और मानेकशॉ वायरावाला ने खुद को काम में ही लीन रखा था। दूसरी ओर होमई ने सड़कों पर बाहर निकलने के लिए अपनी फोटोग्राफी को माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए बाहर का आनंद लिया। उन्होंने ब्लैक एंड वाइट की तस्वीरों की दुनिया में ह्यूमन इमोशंस, भावनाओं को कैद किया और कहते हैं ना, काम बोलता है। होमई अपने तस्वीरों से बोला करती थी।
उनके करियर की कुछ सबसे महत्वपूर्ण हाइलाइट्स 15 अगस्त 1947 में राष्ट्रपति भवन में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह, तीसरी योजना के परिणाम स्वरूप हुई कांग्रेस की बैठक या विभाजन का निर्णय, लाल किले पर पहला झंडा फहराना, महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार और दौर, सिक्किम के रास्ते पहली बार दलाई लामा ने जब भारत में प्रवेश किया था तब की तस्वीरें। एक युग का अंत, मानेकशॉ के साथ उनके प्रेम संबंध का नतीजा। उन्होंने 1941 में शादी की। होमाई ने 1930 के दशक में फोटोग्राफी में रुचि दिखाई क्योंकि खुद मानेकशॉ उनका हौसला बढ़ाते थे। उनका एक साथी था जो 40 वर्षों तक चला और शायद यही कारण है कि 1969 में अपने पति मानेकशॉ की मृत्यु के बाद होमाई ने फोटोग्राफी के लिए अपना जुनून खो दिया और अपने बेटे फारूक के साथ पिलानी चली गई। होमाई वायरावाला ने 4 दशक लंबे करियर के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद 1970 में अपनी आखिरी तस्वीर क्लिक की थी। होमाई ने अपने जीवन के अंतिम 2 दशक वडोदरा में बिताए। एकांत और गुमनामी का जीवन उन्होंने जिया। गनीमत ऐसी थी कि उनका बेटा भी कुछ सालों बाद कैंसर से गुजर गया। आखिरी जीवन जीते समय उन्हें महिलाओं की संगति में भी खुशी मिली क्योंकि उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया था। उन्हें पिलानी में पता चला कि वह महिलाओं के संगत में भी खुश रह सकती है। होमाई वायरावाला को 2011 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 16 जनवरी 2012 को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अगर आप दिल्ली या आसपास कहीं रहते हैं तो ज़रूर उनकी तस्वीरों का संग्रह जो अभी अलकाजी फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स जो कि नई दिल्ली के पास है वहाँ आप देख सकते हैं। समय दौर बहुत मुश्किल था, बोलने वाले बहुत लोग थे, नीचा दिखाने वाले हज़ारों लोग थे, फिर भी अपने लक्ष्य पर अटल रहना, आसपास कोई कुछ भी बोले फिर भी अपनी कला पर विश्वास रखना, ये सब मैंने होमाई से सीखा। आशा करती हूँ इस वंडरस नारी की पावरफुल फियरलेस कहानी आपको पसंद आई हो। तस्वीरों में यादें कैद करना भी एक कला होती है, जिस कला की वजह से भारत की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आज भी हम जान और देख सक रहे हैं। ये होमाई की जिद, साहस, कुछ कर गुजरने का जज्बा उसे आम से खास बनाता है और इन जैसी नारियों को ही तो हम कहते हैं दी वंडरस नारी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो, शेयर और रेट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगली बार कहीं घूमने जाएं तो फ़ोटो ज़रूर निकालना। वैसे तो आप निकालते हैं पर सेल्फी निकालते हुए कहीं गिर मत जाना क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने एक उपहार दिया है यादें संजो के रखने का, तो इसका सही से इस्तेमाल करते हैं, राइट। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नायाब कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक सुनते रहिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इस गर्मी में आइसक्रीम ज़रूर खाइए। चलिए मिलते हैं।